तो आज हम बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल की एक बहुत ही कमाल की फैन मेड कहानी के बारे में। ये कहानी सुपर हीरो सागा के ठीक बाद शुरू होती है और हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। कहानी हमें एक ऐसी रहस्यमयी जगह पर ले जाती है जो हमारे मल्टीवर्स के भी पार मौजूद है। एक ऐसा दायरा जिसके होने का किसी को कोई अंदाजा तक नहीं था। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? यहाँ पर सर्वशक्तिमान ज़ेनोसामा का भी कोई जोर नहीं चलता। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पावर के सारे नियम, सारी हायरार्की, सब कुछ फेल हो जाता है। और इस कहानी में एक ऐसी नई पावर देखने को मिलती है जो सिर्फ बालों का रंग नहीं बदलती। नहीं, ये पावर सैयानों के डीएनए और उनके खून में सीधे तौर पर बदलाव लाती है, जिससे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नया टूर्नामेंट है क्या चीज, इसे कौन करवा रहा है और इसके पीछे का असली मकसद क्या है। चलिए इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं पृथ्वी से, जहां हमारे जाने पहचाने किरदार एक बिल्कुल नई चुनौती का इंतजार कर रहे हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि गोकू और वेजिटा अभी अभी बीरस के प्लेनेट से लौटे हैं और वापस जाने के लिए बिल्कुल बेताब हैं। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, फ्रीजा को हराना, और इसके लिए उन्हें अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो में महारत हासिल करनी ही होगी। और बस तभी सीन में एंट्री होती है बीरस और विस्की, और वो अपने साथ एक बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं। लेकिन वो यहाँ गोकू और वेजिटा को ट्रेनिंग देने के लिए नहीं आए हैं। नहीं, इस बार मामला कुछ और ही है। वो सीधे ज़ेनोसामा के महल जा रहे हैं, एक ऐसे इवेंट के लिए जो पूरे मल्टीवर्स का भविष्य बदल सकता है। तो विस बताते हैं कि यह है देवताओं का टूर्नामेंट। ये ज़ीनो से भी कहीं ज़्यादा ऊंची शक्तियों का एक, कह सकते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए रखा गया एक फेस्टिवल है जो मल्टीवर्स के बाहर होता है। और फिर विस एक ऐसी बात कहते हैं जो सच में दिमाग हिला देती है। वो कहते हैं हम जहां जा रहे हैं वहां तो दाइशिनकिन की पावर भी नॉर्मल मानी जाती है। सोचिए जरा, दाइशिनकिन जिसे हम मल्टीवर्स का सबसे ताकतवर मानते हैं, वो वहां सिर्फ एक मामूली फाइटर है। तो अब जो पावर की हायरार्की है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। ज़ेनो के भी ऊपर हैं ये रहस्यमयी टूर्नामेंट होस्ट जिनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। अब ये सब सुन के गोकू और वेजिटा का एक्साइटमेंट तो 7वें आसमान पर है। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट यहीं आता है। जैसे ही गोकू टूर्नामेंट में जाने की बात करता है ना, बीरस एक झटके में उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि ये टूर्नामेंट सिर्फ और सिर्फ देवताओं के लिए, नश्वर लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तो अब प्रॉब्लम ये है, एक तो ये टूर्नामेंट सिर्फ देवताओं के लिए है, दूसरा बीर और विस कोई मदद करने के मूड में नहीं दिख रहे। मतलब ऐसा लग रहा है कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। वेजिटा गुस्से से लाल है, गोकू बेचारा निराश है, और तभी विस बड़े ही स्मार्ट तरीके से एक इशारा करते हैं। वेजिटा तो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल ही रहा होता है कि गोकू बड़े भोलेपन से पूछता है, अच्छा आम लोग नहीं जा सकते, पर क्या कोई स्पेशल इंसान जा सकता है? और बस विस को अपना मौका मिल जाता है। विस बताते हैं कि हाँ, एक तरीका है। जो लोग गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के कैंडिडेट होते हैं, मतलब देवता उम्मीदवार, उन्हें एक स्पेशल स्टेटस मिलता है और वो इस टूर्नामेंट में जा सकते हैं। और यहीं पर वेजिटा की स्मार्टनेस काम आती है। वो फौरन पूरा प्लान बना लेता है। हम बीरस को बोलेंगे कि हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनना चाहते हैं, कैंडिडेट बनकर टूर्नामेंट में जाएंगे और फिर वापस आकर टाइटल छोड़ देंगे। सिंपल। लगता है कि चलो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन विस एक और नियम बताकर पूरी बाजी ही पलट देते हैं। विस कहते हैं कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक टाइम पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कैंडिडेट चुन सकता है, दोनों को नहीं, सिर्फ एक। और बस यहीं पर एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। बीरस किसे चुनेंगे? लॉजिकली देखा जाए तो वेजिटा को ही चुनना चाहिए, आखिर वो उनका ऑफिशियल स्टूडेंट है। गोकू तो विस का स्टूडेंट है, तो उसका तो कोई चांस ही नहीं बनता। ऐसा लगता है गोकू तो यहीं पर रेस से बाहर हो गया। और ये हमें कहानी के एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर लाके छोड़ देता है। जब सीट सिर्फ एक है, तो आखिर गोकू और वेजिटा दोनों उस टूर्नामेंट में कैसे पहुंचेंगे? ये तो अब आगे ही पता चलेगा।